ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਓ। ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗਲਾਸਸ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਰਸ 2625 ਈਸਟ 49th ਐਵਨਿਊ ਵੈਨਕੂਵਰ 604 435 3931। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਸੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ इसी बारे आज जानकारी लेने रजनी शर्मा जी। तो जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जैसे आपने बात की थी जी कि हमने अपने आप की जो सोच है उसको उसमें परिवर्तन लाना है, और वो सोच में परिवर्तन तभी आ सकता है जबकि हम उस चीज़ को समझ सकें कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ बाहरी चीज़ों तक सीमित ना रहे। हमने समझना है कि अंदर क्या है हमारे, और वो जो डोमिनेंट एनर्जी है उसको हमने जागृत करना है जी। और साथ ही में आपने ये भी कहा था कि इसका एक और एस्पेक्ट भी है जिसका कि डीपर मीनिंग है, उसका एसेंस है। सो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उसको टच कर लें कि वो है क्या, वो डीपर एसेंस की जब आप बात करते हैं जिसको हम साधना कह देते हैं, सिमरन कह देते हैं, सोच कह देते हैं, कंसंट्रेशन कह देते हैं, ये होता क्या है जी और कैसे इस तक पहुँचना है? जी जी हरप्रीत जी, ऐसा है कि प्रायः सभी धर्मों में जिस वक्त आम बात की जाती है जी, कोई महात्मा हैं, कोई संत आते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वो उनकी बातों में केवल प्रेरणा रहती है कि हम जो है साधना में उतरें। लेकिन साधना किस तरह से करनी है उसकी कुछ प्राइमरी बातें बता के उसको खत्म कर देते हैं जी। उसके डीपर उसमें नहीं जाते। उसकी वजह भी है जी। उसकी वजह ये है कि हम लोगों का माइंड इतना स्ट्रांग है और इतना लॉजिकल है कि हम वो साधना की बातें सुनने के बाद अपने मेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। और फिर हम कुछ समय बाद जब वो लॉजिकल माइंड देने लगते हैं, पक्ष विपक्ष तर्क कुतर्क सभी हमारे विचार आते हैं, तो कहीं हमारा मन ये मानने लगता है कि मुझे तो पता है, राइट, कि ये साधना की गहन बातें तो मुझे मालूम है। और इसमें बहुत भारी नुकसान और खतरा हो जाता है जी। और उसकी वजह ये है कि हम बिना जाने हुए मानने लगते हैं कि हमें पता है। तो अगर हम ये मान लें कि हमें सब कुछ पहले ही पता है सिर्फ बुद्धि के तल पे, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, तो वो ड्राई इंटेलेक्ट हमारे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन वो हमें बहुत भटका देता है। उससे क्या होगा कि जिस लक्ष्य पे पहुंचना था, जिसमें जीवन में साधना करनी थी जी, उसके बजाय हम साधना की बातें करके उन लक्ष्यों को बुद्धि के तल पे समझ के सोचते हैं मैंने जान लिया। और ये बड़ी भूल हो जाती है। और उस भूल की ये वजह ये होती है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी यूनिवर्सिटीज के बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, फिलॉसफीज के प्रोफेसर हैं, वो इन सब बातों को बहुत महीन इनके समझ के उन बातों को जान तो लेते हैं, लेकिन उससे उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। Absolutely. जो प्रसाद होना चाहिए था उस साधना का, कि हमारे जीवन में एक खुशी आती, प्रसन्नता आती, शांति आती, और सबसे बड़ी बात कि तृप्ति और आनंद आता, कि हम इस जीवन में रहते हुए मोक्ष का अनुभव करते जी। वो तो नहीं आता। लेकिन उन बातों को सुनकर समझकर हम ये मानते हैं कि अब हमें पता है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि ये आज बहुत चीज़ प्रचलित हो रही है, क्योंकि आज लोग जो हैं समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा और कौन जानता है, और धर्म जो है हमने सिर्फ अगेन वो सिर्फ टॉक तक सीमित कर दिया। आज प्रचार की कमी नहीं हो रही। आज हम देख रहे हैं हर एक धर्म में पहले से कहीं ज़्यादा प्रचार हो रहा है, लेकिन उसका असर जो है वो दिखता नहीं है। जबकि जिसको हम कंपेयर करें इस समय को पहले के समय के साथ, तो शायद प्रचार कम होता था लेकिन लोगों के जीवन में से वो झलक पड़ती थी। जी जी,
तो यही वजह थी कि ऋषि मुनियों ने इन बातों को वो बहुत हाइड करके रखा भी हुआ था उन्होंने, इस वजह से कि उसमें कभी कभी सोचते भी हैं कि कोई चीज की नॉलेज होना इज नॉट बैड, राइट। पर सवाल ये है कि बिना जाने जानने का भ्रम तो हम अपने स्वयं को धोखा दे लेते हैं। हम बिना जाने, बिना तपश्चर्या करे, बिना साधना में उतरे जी, बिना उस विष को पिए हम सोचते हैं कि हमें अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, राइट। तो हम सबसे ज्यादा नुकसान अपना कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हरप्रीत जी, क्योंकि आपने पूछा है साधना के इन गहन बातों को, तो वैसे आपको मैं इसकी एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूं कि एक बार राजा इंद्र का नाम आता है तो इंद्र से हमें अर्थ लेना चाहिए उस व्यक्ति से जो ऐश्वर्य और भोग से तो बहुत संपन्न है। मुझे लगता है कि वेस्ट में तो आम मिडिल क्लास लोग भी एक राजा की तरह रहते हैं, right. इतना उनके पास ऐश्वर्य और भोगों की बहुलता है यहाँ। तो जो राजा इंद्र है उनको बाकी चीजों का, ऐश्वर्य का, भोग का, सुखों का, साधनों का, इनकी तो कोई कमी उनके पास नहीं है जी। लेकिन जब बात आती है उन ऋषि मुनियों की, और वो सोचते हैं कि इतना सब होने के बावजूद मेरे मन में ना वो तृप्ति है, ना शांति है, ना प्रसन्नता है, और वो ऋषि इस कुटिया में रह के कैसे प्रसन्न मन से जी लेते हैं, राइट। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या। तो इस तरह की एक छोटी सी कहानी एक किसी शास्त्र में आती है कि एक बार इंद्र जो हैं एक ऋषि के पास गए जिनको कि ब्रह्म ज्ञान को वो जानते थे। तो उन्होंने, राजा इंद्र गए और उनको सीधे से उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आप इसको जानते हैं, तो आप अगर जानते हैं तो आप मुझे बताइए। तो ऋषि उस वक्त किसी चीज में बिजी थे, पर इंद्र तो रुके ही नहीं और उन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में उनसे जानकारी ले लूं जी। तो आप ये देखिए, ये जो इंद्र का मन है ये आज का सांसारिक मन है, हर चीज को इंस्टेंट और उत्सुक प्राप्त करना चाहता है, और वो रिजल्ट्स भी ऐसे चाहते हैं, लाइक ओवरनाइट रिजल्ट्स, राइट। तो ऋषि ने देखा कि इसके अंदर कोई नम्रता नाम की तो चीज ही नहीं है, ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं जी, और ये जो है वो अहंकार से भरे हुए हैं। तो जो भी मैं उनको बताऊंगा वो अपने इसी तरह की बात की बुद्धि के स्तर पे उसको समझ के और ये चले जाएंगे, और उससे उनका कोई कल्याण नहीं होगा जी। तो इंद्र ने से उन ऋषि ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मेरे आश्रम में रहिए 25 वर्ष तक, अच्छा जी, यहाँ पर रहिए मेरे अनुसार, और उसके बाद अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप देखें कि इंद्र ने इस बात को, अब क्योंकि पुराने समय की बात है, उसको माना कि ठीक है मैं उनके आश्रम में रहता हूँ कुछ वर्ष तक। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या आज हमारे पास इतना वक्त है, और अगर हम किसी से ये कहें कि आपको 25 वर्ष साधना के लगते हैं तो आप क्या समझते हैं कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे? हार्डली एनी, वी कैन काउंट ऑन नंबर्स जी। लेकिन इंद्र रुके, सवाल समय का नहीं है, सवाल 25 वर्ष का नहीं है, सवाल ये है कि तुम्हारा मन कितना धैर्यवान बनता है। ये तो दिस इज अ नंबर, right. It doesn't mean 25 years, right. It means that you need to be in that mode of calmness, have patience, क्योंकि साधना धीरे धीरे होती है जी। हरप्रीत जी, आप देखें कि अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर फल लगेंगे, फूल आएंगे, तो कहेगा मुझे बताओ इसमें क्या करना है, तो हम उसे कहेंगे कि आप मिट्टी में बीज डाल दें, ठीक, और उसको रख दें आप, तो उससे फिर हो जाएगा। तो कहेगा फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, तो आप कहेंगे उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीज के डालने के बाद प्राकृतिक हवाएं, कुदरत का टाइम अपने आप उसमें से अंकुर निकालेगा। ठीक। आज भी साइंस में कहीं पर भी ऐसी हमारे पास कोई इन्वेंशन नहीं है कि हम उसमें से, बीज में से अंकुर एकदम निकाल दें जी। बिल्कुल, हम सिर्फ वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करते हैं और इट हैपेंस बाय इटसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आज जो हमारा मन है, जस्ट डू इट, वो जो डूइंग की एक बात है, ठीक, आज
पूरा वेस्ट कहता है जस्ट डू इट, बिल्कुल, ईस्ट कहता है जस्ट बी इट, जस्ट बी इट, एब्सोल्युटली, वी नीड टू बी एब्सोल्युटली, फ्रॉम डूइंगनेस वी हैव टू बी कम इनटू दैट इन द बीइंगनेस, बीइंगनेस, राइट, जी। तो उसके बाद वो अपने आप उसकी सभी बातें हो जाती हैं। और इसके अलावा अब उस अंकुर जब फूटा तो उसके बाद हमें थोड़ी सावधानी रहनी होती है थोड़े से वक्त तक, क्या कि जिसमें कि वो अंकुर को फिर कोई नष्ट ना कर दे, कोई जानवर उसके ऊपर ना आ जाए, कोई किसी तरह से वो सूख ना जाए, प्रॉपर टेम्परेचर और वो सब हो। तो हमारा उस साधना में तत्पर होना, वो बीज हमारे अंदर ऑलरेडी है, इज जस्ट टू प्रिपेयर टू कम टू, कहना चाहिए टू क्रिएट दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जी। और फिर अंकुर निकलने के बाद जैसे ही आपको हल्का सा उसकी झलक मिली जी, तो उसको फिर प्रोटेक्ट करना, कैसे कि उसके अंदर रोज रोज साधना की खाद डालनी, ठीक, रोज उसके अंदर पानी देना। और इसके अलावा कि इंद्रियों का फिर मन होता है बाहर की तरफ भागने, जी बिल्कुल, फिर मन होता है कि रोज की भाग दौड़ में लग जाए। मन जैसे ही शांत होता है, क्योंकि ये मन जो है वो द्वंद का हिस्सा है, राइट, वो पेंडुलम के एक पेंडुलम की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। absolutely, थोड़ा सा शांत होते ही वो फिर से क्रियाकलापों में लगना चाहता है, ठीक। और क्रियाकलापों से में थकते ही उसको लगता है कि अब मैं थोड़ा शांत हो जाऊं। Right. तो इट्स दिस वे और दैट वे, इट ऑलवेज गोइंग ऑन। तो अब क्या हुआ कि जिस वक्त वो बीज भी निकले, अंकुर भी आ गए, वो बढ़ना भी शुरू हुआ, जी। वी नीड टू टेक द वीड्स आउट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, तो इस तरह से ये धीरे धीरे साधना का काम होता है। जी। लेकिन उस वक्त शरीर में क्या क्रियाएं होती हैं, वो जो बातें हैं उनको हाइड करके इसलिए रखा कि उन सब बातों से प्रयोजन इसलिए नहीं है कि आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, शहद के बारे में, कहाँ से पैदा होता है, कितनी जगह से उगता है, मधुमक्खी कौन से फूलों पे जाती है, जब तक आप जब चखेंगे तक उसको चखेंगे नहीं, पता नहीं और लगेगा। चखने के बाद मिठास को बताने का भी कोई जरिया नहीं है। एब्सोल्युटली, तो इसलिए इन साधना के उनको जो है इन बातों को गुप्त रखा जाता था। राइट, लेकिन अगेन क्योंकि आज हमें हर चीज़ के बारे में इंटरनेट के द्वारे हमें सब कुछ पता लग जाता है जी। जो आपने स्टेट ऑफ बीइंगनेस की बात की, इसके बारे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये ही एसेंस है। आज डूइंगनेस से हमने कैसे उस बीइंगनेस तक का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना। और जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि ज़रूरत है कि अगर ये बातें करनी है, बातें तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि बातों से एक सिलसिला शुरू होता है, बट देन यू हैव टू डेल्व डीप इनटू इट एंड देन फ्रॉम डूइंग टू बीइंग कैसे होना है, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ क्षमता ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਅਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂਇੰਗਨੈਸ ਤੋਂ ਬੀਇੰਗਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਰਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇसी ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ उस डूइंगनेस तो बीइंगनेस तक आना है, और इसी संबंध में और जानकारी लेने जी। सो आपने जो ये बात कीजिए ये तो दिल को लगी वाली बात है कि बीइंगनेस की जो बात है, अब बीइंगनेस तो है हमारे अंदर, लेकिन उसको कैसे हमने अगेन वो मंथन करना है जिसकी हमने बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने पंजाबी के अंदर रिड़कना है, किमें करना है ताकि सानू पता लग सके कि ये है क्या, और वो बीइंगनेस का क्या इंडिकेशंस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। जी जी, हरप्रीत जी आपने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आमतौर पर ये इस सब्जेक्ट को पहले तो यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं, राइट। बाहर की बातों में ही हम उलझ जाते हैं, और कभी कभी हम बाहर की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि वो जो इसेंस है, मेन चीज़, वो तो एक तरह से छूट ही जाती है। राइट। और इसी की शायद वजह ये है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे एक माली जो है वो बाग में सीड्स लगाता है और सभी पौधे अंकुरित हो गए जी, क्योंकि सब तरफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, वैसा होना ही चाहिए। कोई एक दो रह जाएं जी, तो सब सोचना चाहिए कि ये क्यों रह गए, किस वजह से इनमें अंकुरित नहीं हुआ। जी। हम सभी लोग वो बीज लेकर पैदा हुए हैं। ठीक। अमरत्व की प्राप्ति को करने के लिए जो जरूरी साधन है हमारे इस शरीर में बना के भेजे गए, ठीक। और फिर लगता है कि हजारों में कोई एक बीज आता है, ये कहाँ भूल हुई। राइट। इतने बड़े समाज में कभी कभी कहीं कहीं ये फूल खिले जी। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़ी भारी भूल हुई कि पूरा ही जीवन हमारा जैसे उल्टी दिशा में चल पड़ा। राइट। जहां पर कि सागर मंथन की जैसे बात कही, एक सागर आनंद का हमारे अंदर लहराना चाहिए जी। उसकी पोटेंशियल इट इज देयर, पोटेंशियली इट इज देयर, जी। वी हैव द सीड, लेकिन वो इंक्लिनेशन ऐसे हो गई कि पूरी जो दौड़ है जीवन की, पूरी एनर्जी बाहर की तरफ लग गई। राइट। बाहर के जीवन को में चीजें इकट्ठी करने में, धन के उपार्जन में, श्रम, शक्ति, समय, सभी कुछ इतना हमने खो दिया कि हम ये भूल ही गए कि हमारे पास एक खजाना पड़ा हुआ है। राइट। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को ये कहूं कि आप चिंता नहीं करें, आपके घर में आप समझिए आपके पास $1 मिलियन हैं जी, तो वो कहेगा मुझे उस $1 मिलियन का क्या वैल्यू, अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपने रोजमर्रा के बिल्स के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। खजाना तो है पर उसका मुझे पता ही नहीं। संदूक में वो बंद है लेकिन उसकी चाबी ही मेरे पास नहीं है। पर यहाँ तो चाबी की बात छोड़ें, संदूक भी है, ऐसा भी आभास नहीं है। राइट। जी। तो ये जो हमने शक्तियों की बात कही कि डोरमेंट रूप में पड़ी हुई जी, तो साइंस इस बात को अभी से मैं ये कहूँ कि करीबन 50 वर्ष पहले तक नहीं मानती थी। हमारा पूरा ईस्टर्न हमारी फिलॉसफी से इस बात को मानती हैं राइट, कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं। ठीक। एनर्जी सेंटर्स 7 हैं और वो उन्होंने उसको चक्रों का नाम दिया। यहाँ पर इन्होंने एक्सरे तक किए जी, जहाँ तक ये पहुँचे, और अब तो आगे जो हैं वो काफी कुछ स्कैन्स और क्या क्या करते हैं, उसमें वो सब नहीं आता है। राइट। लेकिन अभी रिसेंटली एक डेवलप हुई है इनके पास टेक्नोलॉजी जिसको शायद, डोंट टेक माय वर्ड्स फॉर इट, मुझे पूरा याद नहीं है, किरणल फोटोग्राफी कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। जो कि आपकी ऑरा बॉडी और का आपका ऑरा सारा चेक करती है। जी। तो वो ऑरा में वो
जो है चीज़ें कुछ कुछ अब पकड़ में आनी शुरू हुई Right. हैं, तो नाउ दे एक्नॉलेज एंड द रिसर्च इज स्टार्टिंग हाउ टू डेवलप दोज एनर्जी सेंटर्स। एब्सोल्युटली। और इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे यहाँ के, हम अगर कहें कि जो पॉजिटिव टॉक के स्पीकर्स जो हैं, उनका बहुत योगदान रहा वेस्ट में इस चीज़ को प्रभावित करने का, क्योंकि ईस्ट का जो हमारा धर्म में जो हमें बताया गया था उसको हम सीमित हमने कर लिया अपने मुल्कों में, और हम बता नहीं सके थे कि असल में हमारे पास क्या खजाना क्या है। लेकिन यहाँ के जो ऑथर्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को आगे लाया, और ये जो आप कर्नल फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अब बहुत सारी बुक्स जो हैं वो भी लिखी जा रही हैं, जो पिक्चर्स भी हैं वो भी लाई जा रही हैं कि भाई हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। आमतौर पे होता है, किसी को आप मिलते हैं एक बार दिल करता है बार बार मिलो, किसी को होता है कि भाई आपके रिश्तेदार भी हो तो दूर होता है कि यार एक बार ही मिल लो दूर जाओ, क्योंकि आपका वो वाइब्रेशनल लेवल जो है वो अलाइन नहीं होता। पर अब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी थोड़ी सी आगे आ रही हैं जी। और इसके अलावा भी कुछ रिसर्च में ये देखा गया है, देयर इज नो वे टू, अगेन जैसे मैंने कहा आपसे कि बीज में से अंकुरित करने का कोई उपाय नहीं है, वी कैन नॉट फोर्स इट, पर हम कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो ऑरा है इसको विकसित करने का तरीका नहीं है, लेकिन जब हम साधना में शुरू करते हैं, आज आप साधना में उतरते हैं तो अगर उस वक्त ये फोटोग्राफी की जाए और यही उसके 5 साल के 7 साल के रेगुलर साधना के बाद की जाए तो ऑरा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और जितना ऑरा हमारा बड़ा होगा, जितनी हमारी वाइब्रेशंस लॉन्गर होंगी, पीसफुल होंगी, उतनी ही वो दूसरे व्यक्तियों को टच करती हैं और उसके साथ उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी प्रभावित करती हैं। कोई शक नहीं जी, बिल्कुल। और इसीलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका ऑरा इतना विस्तृत होता था कि वो बहुत से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। बिल्कुल जी। रजनी जी, जो आपने एनवायरनमेंट की बात की कि प्रभाव इसका पड़ता है, ये इंसानों के ऊपर ही नहीं, इवन प्लांट्स के ऊपर भी इसकी अब रिसर्च आ गई है जी। एक मैं पढ़ रहा था कि एक प्लांट को रखा गया जहाँ पे बड़ा मधुर संगीत जो है वो चल रहा है, पीसफुल है, और एक को था जहाँ पे बहुत पॉप और ढोल धमाका हो रहा है। तो बाद में तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के बाद जब उन्होंने देखा तो प्लांट का जो स्थिति थी, जो क्या था उसके अंदर, जो प्लांट जो पीसफुल एनवायरनमेंट में रखा गया था वो बिल्कुल फ्रेश था, और दूसरा जो था वो थोड़ा सा झुलसा हुआ था। तो अगेन इवन प्लांट्स का भी जो है अगर उनके ऊपर असर पड़ सकता है तो वी कैन वेल इमेजिन के इंसान के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ता ही होगा। ज़्यादा डेवलप्ड है उनसे जी। और इसके अलावा जैसे आपने प्लांट की बात कही, इसी बात को लेकिन सनातन धर्म में इसकी खोज बहुत पहले कर ली गई थी। सनातन धर्म में ऋषियों ने, मुनियों ने कुछ रिचुअल्स डेवलप किए थे, कुछ पौधों को, कुछ प्लांट्स को, कुछ खाने पीने की वस्तुओं को, कुछ एनवायरनमेंट को ऑरा के हिसाब से उन्होंने कहा। आज भी पूरे हर मंदिर में जो तुलसी का प्लांट है उसकी बड़ी महत्ता है। आज बेशक उसको मेडिकल साइंस से ये रिसर्च करें, बट दैट वाज अ टॉकिंग अबाउट ऑरा। प्लांट्स का भी ऑरा है। एक बेल पत्रों को शिव भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो सारे, इट इज अ वेरी वेरी डीप साइंस, लेकिन उनको रिचुअल्स कह के, कभी कभी उनकी बिल्कुल ऊपरी सतह की बातें लेके उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव आज की पीढ़ी भोग रही है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, कितना कष्ट होता है माँ बाप को जिनके बच्चे इन व्यसनों में निकल जाते हैं। कोई आधार ही जीवन का नहीं रहा। जहाँ पर शुरू में उन जड़ों को सींच के उन छोटे से अंकुरों को एक सुंदर वृक्ष, ऐसे वृक्ष फलदार और छायादार कि दूसरों को भी उनके पास बैठ के एक एक इस तरह का आनंद आता, वो खुद दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स बने हुए। तो ये बहुत बुनियादी भूलें हुई हैं। बिल्कुल जी। अगर यही चीज़ें जो हैं, अगर हम इनको साइंटिफिक तौर के ऊपर या इनकी जो सिग्निफिकेंस है उसको हम बता सकते हैं अपनी नई जनरेशन को, तो शायद बिल्कुल जो आपने ठीक कहा कि आज जो हम चिंतित हैं, हर एक धर्म में यही हमने देखने को मिल रहा है कि जो नई जनरेशन है वो दूर होती जा रही है, क्योंकि वो इसको सिर्फ एक रिचुअल के तौर के ऊपर देख रही है। बट इस रिचुअल में से जो इसका एसेंस था, अगर वो समझ आ जाता तो फिर आई थिंक सो ये दुविधा नहीं होती। जी,
जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, बात की ये दुविधा नहीं होती। Right. अब आपने, क्योंकि ये सारी बात हमने साधना के पक्ष पे शुरू की थी, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को, हालांकि जैसे आपने कहा कि आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ Right. अवेलेबल है, एक वक्त था जब ये केवल ऋषि मुनि जी, बिल्कुल। उसी वजह से बताते थे, और उनका मकसद भी मैंने आपको बताया Right. कि उससे कभी कभी नुकसान हो जाता है, पर फिर भी हम थोड़ा सा इसका जी, जिक्र sure. करें कि जिस तरह से मैंने एनर्जी सेंटर्स की बात करी, तो ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी जी। बॉडी में, और रीढ़ की हड्डी, और उससे थोड़े ऊपर फिर एक नाभि के करीब, एक Right. हृदय में, एक कंठ के पास, एक मस्तक में, और फिर एक सर में। जी। इस तरह से 7 उन की स्थिति है, उन जी। एनर्जी सेंटर्स को चक्र कहा जाता है। ठीक है। उनके अपने अपने नाम हैं, और उनका ऑरा के हिसाब से उनके अंदर कुछ लोग उनको फूलों से उसकी उपमा देते हैं, कमल के फूल कहा है। गुरुवाणी में कई जगह आता है कि नाम के सिमरने से कमल का विकास होता है, ऐसा सुखमनी साहिब में मैंने पढ़ा। जी जी, तो वो कमल जो है, दे आर द एनर्जी सेंटर्स, जी। दे ऑल हैव द, उनके हर एक के पेटल्स हैं कितने। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कोई उस तरह के फूल रखे हैं, पर असली में वो एनर्जी सेंटर्स हैं, और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पे वहाँ पर वाइब्रेट होती है। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, जी। तो इट बिकम्स लाइक अ पेटल टू दैट सर्कल। ओके और हर जगह के ऊपर वो जो उनकी एनर्जी सेंटर्स को टच करने की जो नंबर है, वो डिफरेंट है। तो धीरे धीरे इन चक्रों का जो ऑरा है, जी। वो बढ़ता है, विकसित होता है। Right. और इसके अलावा उसके साथ उसमें सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, जो समझना चाहिए, उनकी वाइब्रेटरी फोर्स, वो Right. बढ़ती है। एब्सोल्युटली जी, अगेन दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि और विस्तार में आने वाले समय में भी हम बातें करेंगे। बट अगेन जो सेंस जो आपने बात की है कि हमारा मकसद है जीवन का, वो यही है कि हम समझ सकें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वैसे ही अपना समय ना बर्बाद करते रहें, बिकॉज ऑफ कोर्स मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट नॉट एट द कॉस्ट कि भाई आप अंदर से अपना जो चैन है, सुख है, उसी को गवा बैठे। खो दें, और ये जो खजाना है ये अनटैप्ड रह जाए। एब्सोल्युटली धन्यवाद जी आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।